बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। फ़िज़िक्स के आज के तीसरे लेक्चर्स के साथ मैं हूं आपके टीचर मोहम्मद रियाज़। आप लोग उम्मीद है खैरियत से होंगे। देखें बच्चों, कल और परसों पिछले 2 दिनों में हमने इस 5वें चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में बेसिकली पढ़ा था और कुछ बेसिक टर्म्स थी जिनके बारे में हमने पढ़ा था। हमारा ये जो चैप्टर 5वां है, आज उसका जो लेक्चर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। आज के लेक्चर में हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ना है और ये सेंट्रीपिटल फोर्स अक्सर पेपर में ये टॉपिक आया होता है। अक्सर पेपर में इसी चैप्टर में से ये टॉपिक आता है, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। ये आपने इससे पहले भी इसके बारे में पढ़ा होगा। तो आज देखें जी, सेंट्रीपिटल फोर्स। देखें, हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम डेली रूटीन में देखते हैं, मूव कर रही हैं एक सर्कुलर पाथ पे, सर्कुलर ऑर्बिट में। तो कौन सी ऐसी फोर्स है जो इनको मूव करवा रही है? मसलन अर्थ है। अर्थ देखें, सूरज के गिर्द जो है ये सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है। तो आखिर कोई फोर्स तो है कि जो इस सर्कुलर ऑर्बिट पे अर्थ को रोटेट करने पे मजबूर कर रही है। इसी तरह और भी प्लैनेट्स हैं, वो भी इसी तरह सन के गिर्द जो है वो मूव कर रहे हैं एक फिक्स्ड ऑर्बिट में सर्कुलर पाथ पे। तो कोई फोर्स तो है जिसने इन तमाम प्लैनेट्स को एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर रखा हुआ है। इसी तरह से आप देखें, हम एटम के बारे में पढ़ते हैं, तो एक एटम को जब हम उसके अंदर स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। इसका मतलब उनकी मोशन जो सर्कुलर मोशन है, हम कह सकते हैं। तो देखें, कोई फोर्स तो है जो इलेक्ट्रॉन्स को रिवॉल्व करवा रही है अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको हम आम तौर पे देखते हैं, स्टडी करते हैं, सुनते हैं। तो आज हमने उसी फोर्स के बारे में, जो इन तमाम जो मैंने चीज़ें बताई हैं वहाँ पे जो फोर्स रोल प्ले कर रही है, उसी फोर्स के बारे में आज हमने पढ़ना है। तो इसके लिए देखें, सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स स्टार्ट लेते हैं हम। क्या है? ये एक ऐसी फोर्स है जो किसी बॉडी के स्ट्रेट पाथ को, नॉर्मल पाथ को किस में बेंड कर दे? सर्कुलर पाथ में बेंड कर दे। तो ऐसी फोर्स को क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। डिफाइन करते हैं, द फोर्स विच बेंड्स द नॉर्मली स्ट्रेट पाथ ऑफ अ बॉडी और पार्टिकल इनटू सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। कि एक ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी के या पार्टिकल के या ऑब्जेक्ट के स्ट्रेट पाथ को, नॉर्मल पाथ को सर्कुलर पाथ में बेंड कर दे, उसे हम क्या कहते हैं जी? सेंट्रीपिटल फोर्स। या एक आम डेफिनेशन हम ये भी करते हैं, अ फोर्स विच कंपेल्स a body to move in a circular path is known as centripetal force. compels का मतलब होता है मजबूर करना। कि एक ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी को क्या करती है? मजबूर करती है एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करने पे। ऐसी फोर्स को क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स।
दोनों डेफिनेशंस हैं, आप इसमें से कोई भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखें इसको सर, जो ऊपर हमने इसको डिफ़ाइन किया है उसको अगर आप गौर करें तो वो ये चीज़ है कि जब हम कोई एक बॉडी, कोई एक स्टोन या कोई ऐसी चीज़, जब आप उसको किसी एक रस्सी के साथ, स्ट्रिंग के साथ अटैच करते हैं और आप उसको रोटेट करवाते हैं इस सर्कुलर पाथ पे, ये एक सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ पे जब आप किसी एक ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग के साथ अटैच करके रिवॉल्व करवाते हैं तो ये बॉडी जो है बेसिकली ये स्ट्रेट जाना चाहती है, लेकिन जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इसको स्ट्रेट नहीं जाने देती और क्या करती है, इस सर्कुलर पाथ पे कंपेल्स करती है मूव करने पे। तो ऐसी फोर्स को क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसमें देखें हम इसकी एग्जांपल्स पे बाद में बात करते हैं। अभी मैंने आपको काफ़ी सारी एग्जांपल्स गिनवाई हैं, उसमें देखें पहली है फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन इन फिक्स्ड ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, के फिक्स्ड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं तो उन इलेक्ट्रॉन्स के फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करने पे जो मजबूर करती है इन इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स, उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। जो मैंने पहले एग्जांपल दिए कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। दूसरा देखें आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सैटेलाइट्स, कि ये हमारे पास आर्टिफिशियल या नेचुरल सैटेलाइट्स जो सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, ये सारे नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। और कुछ मैन मेड हैं जो इसके चैप्टर के एंड पे हम जाके पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जिन्हें हम कहते हैं, वो अर्थ के गिर्द जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं और उनके क्या पर्पस हैं, ये सारी डिटेल जो है आगे आएगी, लास्ट में हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स पढ़ेंगे। तो इन सैटेलाइट्स को जो बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है और वो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो कूलम फोर्स है वो कूलम फोर्स इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे थे फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर। फिर है फोर्स एक्टिंग ऑन अर्थ अराउंड द सन, के अर्थ की वही बात हो गई, एग्जांपल हो गई। अब उसके बाद देखें जो डेफिनेशन में हमने बात की है उस डेफिनेशन को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि ये एक सर्कुलर पाथ है। इस सर्कुलर पाथ पे जब भी कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो इस ए पॉइंट पे है तो जैसे आप इस ए पॉइंट पे छोड़ेंगे ये ऐसे स्ट्रेट जाएगा ए से बी की तरफ। तो ये जो स्ट्रेट पाथ है इसको हम नॉर्मल पाथ कहते हैं, स्ट्रेट पाथ कहते हैं। बट जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल होती है, तो वो इसको सीधा नहीं जाने देती बल्कि इसको इस सर्कुलर पाथ पे जो है वो क्या करती है, बेंड कर देती है। फिर इसी तरह जब इस पॉइंट पे बॉडी होती है तो वो ऐसे सीधा जाना चाहती है, ऐसे स्ट्रेट जाना चाहती है, लेकिन ये सेंट्रीपिटल फोर्स उसको क्या करती है, ये कंपेल कर दे। ये एरो हेड शो कर रहा है कि उसने फिर इसको एक कर्व पाथ पे जो है वो मूव करवाया। फिर इसी तरह से अगले नेक्स्ट पॉइंट पे देखें तो वो बॉडी फिर स्ट्रेट जाना चाहती है लेकिन वो उसको फिर बेंड कर देती है। तो एज ए होल जो इम्पैक्ट है सेंट्रीपिटल फोर्स का वो क्या करती है कि किसी बॉडी के स्ट्रेट पाथ को, नॉर्मल पाथ को सर्कुलर पाथ में बेंड कर देती है। तो ऐसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स या एफ सी। तो ये सी फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब हम देखें कंसीडर अ बॉडी अटैच्ड विद अ स्ट्रिंग मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, कि एक बॉडी है एज शोन इन फिग के जिसको हमने ये शो किया है कि उसको हमने एक स्ट्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है और उसको जो है रोटेट। ये ऊपर जो पिक दिखाई गई है, पिक शो की गई है, ये भी वही चीज़ है कि एक बॉडी है उसको एक स्ट्रिंग के साथ अटैच करके यहाँ पे जब हम घुमाते हैं तो ये भी स्ट्रेट जाने की बजाय सर्कुलर पाथ पे मूव करती है। तो ऐसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का। इफ द स्ट्रिंग इज स्नैप ब्रोकन देन इट वुड बी कंटिन्यू टू मूव इन अ सर्कल।
Observation shows if the string snaps and when ball is at A then it will follow the straight line path AB। तो ये क्या शो कर रही है कि अगर हम एक स्ट्रिंग के साथ किसी चीज़ को क्या कर दें, होल्ड करके रखें और उसको मूव करवाएं, तो वो एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही हो, तो जैसे हम उसको स्ट्रिंग को जो है वो छोड़ दें या उस टूट जाए, तो हम ये देखते हैं कि जो बॉडी है वो एक स्ट्रेट पाथ पे ए से बी की तरफ मूव करती है। इसको आप देख सकते हैं, आप कोई भी चीज़ है, सिंपल एक स्ट्रिंग लें, उसके साथ अटैच करें और उसको ऐसे सर्कल में घुमाएं, तो आप उसको थोड़ा सा घुमाने के बाद किसी पॉइंट पे आप उसको छोड़ दें, तो जैसे छोड़ेंगे वो स्टोन या वो जो चीज़ है वो टेंजेंट टू दी सर्कल स्ट्रेट लाइन पाथ पे जो है वो चीज़ चली जाएगी। तो आप इसको देख सकते हैं, वही चीज़ है। Ball is at A, then it will follow the straight line path AB. So, in the absence of some force which pulls it towards the center of the circle, the ball will not continue to move along circular path. It will move along the tangent to that path. एक नई बात आ गई है, टेंजेंट की बात हुई है कि ये जो स्ट्रेट लाइन होती है जो किसी एक पॉइंट पे सर्कल को टच करती है, ऐसी लाइन को हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। तो क्या कह रहा है कि अगर आप एक फोर्स उसको प्रोवाइड ना करें, जिस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, तो बॉडी क्या करेगी, ए से बी की तरफ मूव करेगी, स्ट्रेट पाथ पे मूव करेगी या टेंजेंट टू दी सर्कल जो है वो मूव करेगी। इसका मतलब है कि जब भी कोई चीज़ सर्कल में मूव कर रही हो, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स लगाना ख़त्म कर दें, बंद कर दें, और तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ पे नहीं मूव करेगा। अगर आप उसको छोड़ेंगे तो वो टेंजेंट टू दी सर्कल वो ऑब्जेक्ट जो है ये मूव करेगा। अब नेक्स्ट है, हमने एक्सप्रेशन फाइंड करना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए और सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। उसके लिए हमने क्या किया है, एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो नेक्स्ट फिगर है हमारे पास, देखें ये एक सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ पे एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उस सर्कल का जो सेंटर है वो ओ है और जो रेडियस है वो आर है। जब बॉडी इस ए पॉइंट पे होगी तो उसकी जो वेलोसिटी होगी टेंजेंट टू द सर्कल वो ये होगी, अगर आप इसको छोड़ेंगे इसे हम v1 कहते हैं। और अगर वो बॉडी सेंट्रीपिटल फोर्स के बिहाफ पे जब पॉइंट बी पे लेके जाएंगे तो इस पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो ये होगी v2 टेंजेंट टू द सर्कल, और बॉडी जो है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चली जाएगी। अब यहाँ पे अगर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ भी मूव कर रही हो तो भी वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही होती है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। तो एक वेक्टर चेंज हो जाता है अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए या दोनों चेंज हो जाए। और इसी तरह का देखें, हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन भी पढ़ा है चैप्टर 3 के अंदर कि अगर किसी बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म हो तो क्या वेलोसिटी चेंज हो सकती है। तो हमने यही एग्जांपल दी थी कि जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करे तो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही होती है। क्यों चेंज हो रही होती है, क्योंकि हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। तो इसी चीज़ को हमने ऊपर एक्सप्लेन किया है, देखें, कंसीडर अ पार्टिकल दैट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी विद यूनिफॉर्म स्पीड v इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, कि ये सर्कल है, उसका सर्कल का रेडियस क्या है, r है, और एक बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ए से बी तक बॉडी ने मूव किया है। तो क्या होगा यहाँ पे, इफ़ डेल्टा वी इज़ दी चेंज इन वेलोसिटी, अब वेलोसिटी में तो चेंज आ गई है, v1 से क्या हो गई है v2, तो वेलोसिटी में चेंज आएगी, जो वेलोसिटी में चेंज आएगी उसे हम क्या कहेंगे, डेल्टा वी। इफ़ डेल्टा वी इज़ दी चेंज इन वेलोसिटी, इफ़ डेल्टा वी इज़ दी चेंज इन velocity, then acceleration of the particle a will be equal to delta v over delta t। ये rate of change of velocity हम कहते हैं acceleration है। यहाँ पे जब velocity में change आएगी v1 से v2 तो acceleration प्रोड्यूस होगा, वो जो acceleration होगा वो rate of change of velocity के इक्वल होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो a इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा v ओवर डेल्टा t, वेयर डेल्टा t इज़ द टाइम रिक्वायर्ड बाय पार्टिकल टू मूव फ्रॉम ए टू बी, कि ये वो टाइम है जो पार्टिकल को रिक्वायर्ड हुआ है
फ्रॉम ए टू बी मूव करने के लिए। अब हम क्या कहते हैं, लेट अस कंसीडर, लेट अस सपोज v1 एंड v2 आर वेलोसिटीज़ एट पॉइंट a एंड b रेस्पेक्टिवली। कि a पॉइंट पे जब बॉडी है तो उसकी वेलोसिटी क्या है जी, v1 है। जब b पॉइंट पे बॉडी चली गई है तो b पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या है, v2। तो ये हम सपोज कर रहे हैं एक बॉडी है, a पे उसकी वेलोसिटी v1 है, वो डेल्टा t टाइम में मूव करके b पे चली गई, उस पे इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, v2। सिंस द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज़ v, कि इस पार्टिकल की जो स्पीड है, जो मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी की नहीं बात हो रही, स्पीड की बात हो रही है कि वो v है, v की स्पीड मूव कर रही है। सो टाइम टेकन टू ट्रैवल द डिस्टेंस s इज इक्वल टू, अब देखें v होता है, s इज इक्वल टू होता है vt, और अगर हम t को देखेंगे तो वो क्या होगा, s ओवर v। ये वही इक्वेशन है जो हम आम यूज़ करते हैं, s इज इक्वल टू vt। तो t अगर आप लेंगे तो t की वैल्यू आएगी s ओवर v। स्टूडेंट्स आपने याद रखना है ये इक्वेशन 1 जो है ना, इसमें एक्सेलरेशन जो है ये डेल्टा v ओवर डेल्टा t है। हम अब आगे जो काम करने जा रहे हैं ना, हम डेल्टा v की वैल्यू फाइंड करेंगे, डेल्टा t की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यही डेल्टा v और डेल t की जो वैल्यू हैं वो इस इक्वेशन a में पुट करेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए हमने जो रिलेशन फाइंड करना है उसके लिए, तो पहला काम क्या करना है, हमने डेल्टा v फाइंड किया और वो किसके इक्वल है, s ओवर v। तो जब ये s ओवर v है तो ऊपर वाली इक्वेशन में अगर आप पुट करें तो a इज़ इक्वल टू क्या है, डेल्टा v ओवर डेल्टा t। तो डेल्टा t की वैल्यू क्या है, s ओवर v। अब v ऊपर चला जाएगा तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, a इज़ इक्वल टू v डेल्टा v ओवर s नीचे रहेगा और ये v जो है ये ऊपर चला जाएगा, तो a इज़ इक्वल टू आ जाएगा v डेल्टा v ओवर s। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब इसमें देखें दो चीज़ें हमने फाइंड करनी थी, एक डेल्टा t की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो यहाँ से हमने फाइंड कर ली, s ओवर v है, और दूसरा हमने डेल्टा v की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि आगे फाइंड करेंगे। अभी डेल्टा t की वैल्यू हमने इसमें पुट करके ये इक्वेशन नंबर 2 कर दिया है हमने इसको। तो एक काम हमारा हो गया कि डेल्टा t की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, वो फाइंड करके यहाँ पुट कर दी है। अब हमारा सेकंड काम जो है वो क्या है, डेल v की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हम इसी एक्सप्लेनेशन को आगे लेके जाते हैं। देखें जो हमारे पास ये जो वेलोसिटीज़ हैं, जब टाइम इंटरवल जो है वो लार्ज होगा तो v1 और v2 इनके दरमियान जो ये फासला होगा, ये देखें ये जो फासला है हमारे पास v1 और v2 ये लार्ज है, ये आर्क लेंथ जितना बड़ी होगी उतना ये फिर स्केलर हो जाएगी, फिर हमने इसको वेक्टर कंसीडर करना है। तो हम ये कहते हैं कि इतना स्मॉल टाइम हमने लिया है डेल्टा t कि ये b पॉइंट जो है वो a को अप्रोच करे। जब ये b पॉइंट a को अप्रोच करेगा, वेरी स्मॉल टाइम होगा, तो ये b और a पॉइंट जब आपस में मिलेंगे तो v1 और v2 अप्रोक्सीमेटली एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे होंगे। यहाँ से जैसे v1 स्टार्ट हुआ है, इधर से ही v2 स्टार्ट होगा। तो इस v1 और v2 को इसी डायग्राम पे शो करने की बजाय हमने अलहदा शो किया हुआ है कि ये v1 और v2 वेरी स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम है, ऑलमोस्ट एक ही पॉइंट से स्टार्ट होंगे। जब एक ही पॉइंट से स्टार्ट होंगे तो हमारी यही डायग्राम देखें ये आ जाएगी कि ये v1 है वही और ये v2 है, अप्रॉक्सीमेटली सेम पॉइंट से स्टार्ट होंगे। तो इनके दरमियान जो चेंज इन वेलोसिटी है डेल v वो ये होगा। बाय हेड टू टेल रूल लेके चलेंगे, v1 और डेल्टा v ये हमारा क्या है, v2। ठीक है, अब हमने इसको क्या है, ये v1 और v2 जो है और ये जो डेल्टा v है ये एक ट्रायंगल बनाएंगे। तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगी। अगर ये एक ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल को हमने नाम दे दिया PQR। नाउ वी ड्रॉ अ ट्रायंगल PQR such that PQ is parallel and equal to V1 and PR is parallel and equal to V2। कि ये जो PQ है, ये PQ लाइन ये पैरेलल टू V1 है और ये क्या है, पैरेलल टू
v2 है, मतलब यहाँ पे हमने जो लाइंस ड्रा की हैं वही v1 v2 की, उसी को हमने यहाँ पे शो कर दिया है कि जो pq है ये v1 है और जो p r है ये क्या है, v2 है। एज रेडियस ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट, कि जो टेंजेंट लाइन होती है और जो रेडियस होता है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। देखें यहाँ पे गौर करें, ये क्या बात कर रहा है, ये रेडियस है ओ बी, ये रेडियस है, और ये v2 वाली जो वेलोसिटी वेक्टर है, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की हुई है, ये लाइन देखें इस रेडियस के क्या है, परपेंडिकुलर। अगर यहाँ पे एंगल देखें तो क्या होगा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो यही बात वो कर रहा है कि जो रेडियस है, ये जो लाइंस हमने ड्रॉ की है या वेलोसिटी जो v1 v2 हैं ये इनके परपेंडिकुलर है। इसका मतलब जो ओ ए है इसके परपेंडिकुलर ये v1 होगा, और ओ बी जो है इसके परपेंडिकुलर ये क्या होगा, v2 होगा। ठीक है जी। तो इसी चीज़ को देखें, आगे हमने लिखा है ये चीज़ दोबारा कि v1 एंड v2 आर परपेंडिकुलर टू ओ ए एंड ओ बी रेस्पेक्टिवली, कि जो v1 है वो ओ ए के परपेंडिकुलर है और v2 जो है ये v2 ये ओ बी के परपेंडिकुलर है, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट लाइन ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। रेडियस और टेंजेंट लाइन एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो ये वही चीज़ है। सो द एंगल ए ओ बी इज़ इक्वल टू द एंगल पी क्यू आर, कि जब ये इसको हम ड्रैग करके इसके करीब लेके आएंगे तो ये जो एंगल बन रहा है ये ओ एंगल ए ओ बी, या इस सेंटर पे जो एंगल बनेगा थीटा जो बनेगा ये एंगल, और ऊपर जो हमने ये डायग्राम शो किया v1 और v2 की, ये वाला एंगल, ये देखें ये एंगल, ये तो ये एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे, कि एक ये ट्राइंगल बन गई है, इसका ये एंगल है, और दूसरी ये ट्राइंगल बनेगी। वैसे देखें अगर ए और बी आर्क लेंथ अगर ये ज़्यादा होगी तो फिर ये होगी, ये जो रेड लाइन शो हो रही है ये, तो ये कभी भी ट्राइंगल नहीं होगी। लेकिन जैसे ये बी पॉइंट उसके करीब आएगा तो ए बी जो है ये परपेंडिकुलर टू आर हो जाएगा, और ये फिर एक ट्राइंगल बन जाएगी। ये जो कर्व लाइन है ए बी, आर्क लेंथ ए बी, ये इक्वल टू ए बी डिस्टेंस की हो जाएगी। जी ये पॉइंट याद रखना है कि ए बी बेसिकली आर्क लेंथ है, लेकिन जब वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम होगा तो ए बी आर्क लेंथ जो है, ये ए से लेके बी तक आर्क लेंथ रेड कलर, ये जो ब्लैक कलर से हमने शो किया ए बी डिस्टेंस, इसके इक्वल होगा। ठीक है, और यही चीज़ जब ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी तो ये एक ट्राइंगल बन जाएगी। कौन सी ट्राइंगल बन जाएगी, ए ओ बी, और दूसरी ट्राइंगल को हमने क्या नाम दिया हुआ है, पी क्यू आर। तो अब जो दो एंगल बनेंगे, एक ये ए ओ बी ये एंगल, और दूसरा ऊपर का ये जो हमने बनाया है ये एंगल क्यू पी और आर, कि ये वाला जो एंगल बन रहा है ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये इक्वल्स हैं तो दूसरी बात यह है कि जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी है यूनिफॉर्म, तो जो मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म स्पीड है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म स्पीड है। तो ये जो लेंथ ऑफ द लाइन होगी, वेक्टर होगी v1 ये, और ये जो v2 है वेलोसिटी, इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगी। इसका मतलब है ये दो साइड्स के पी क्यू साइड और पी आर साइड ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगी। क्यों इक्वल होंगी, क्योंकि हमने कहा बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है, तो इस वजह से जो लेंथ ऑफ द लाइन है या मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू वेक्टर्स है वो इक्वल होगी। एक बात, दूसरा ये जो ओ ए है और ओ बी है ये रेडियस है, और रेडियस फिक्स होता है। इसका मतलब ओ ए और ओ बी ये भी एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे, और ये इक्वल टू क्या है, और। तो यही चीज़ देखें हमने ये लिखी है कि v1 वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है इक्वल टू क्या होगी, v2 ये मैग्नीट्यूड इक्वल टू v होंगे, क्योंकि शुरू में हमने कहा बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड v के साथ मूव कर रही है। तो जो मैग्नीट्यूड होगी वेलोसिटी वेक्टर्स की v1 की और इस v2 की, ये एक दूसरे के भी इक्वल होंगे और इक्वल टू v होंगे। सिमिलरली ओ ए और ओ बी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे और इक्वल टू क्या है, रेडियस
आर के, क्योंकि ये रेडियाई ऑफ द सर्कल जो हैं वो भी सेम होते हैं कि ओ ए और ओ बी ये भी सेम होंगे, तो ये आर के इक्वल होंगे। ठीक है जी। अब आगे देखें, जब दो ट्राइंगल सेम हों या दो साइड्स, एक याद रखिएगा बच्चों, अगर किसी ट्राइंगल्स की दो साइड्स सेम हों तो ऐसी ट्राइंगल्स को हम कहते हैं आइसोसेल्स ट्राइंगल्स। तो आइसोसेल्स ट्राइंगल्स जो हैं ये हमारी दोनों आइसोसेल्स ट्राइंगल्स हैं। देखें ओ ए बी में दो साइड्स इक्वल हैं, ओ ए ओ बी, ये दो साइड्स इक्वल हो गई। अच्छा, ये जो हमारे पास क्यू पी आर है, तो इस वाली ट्राइंगल में देखें हमारे पास ये जो दो साइड्स हैं पी क्यू और पी आर, ये दोनों साइड्स भी एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं। तो ये अगर किसी ट्राइंगल्स की दो साइड सेम हो तो उसे हम आइसोसेल्स ट्राइंगल्स कहते हैं। इसका मतलब ये एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है। और दूसरी ये जो रेडियस से हमारे पास बनी है ये ए ओ बी, ये भी एक आइसोसेल्स ट्राइंगल्स है। तो दो आइसोसेल्स ट्राइंगल्स हैं, ओ ट्राइंगल ओ ए बी और पी क्यू आर। तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, देखें अगर दो ट्राइंगल्स के एंगल सेम हैं, आइसोसेल्स ट्राइंगल्स हैं, तो उनकी साइड्स की रेशो जो है वो भी एक दूसरे के इक्वल होगी। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि उन दो की जो साइड्स की रेशो है वो भी इक्वल होगी। तो अब आप देखें, हमने दो साइड्स ली हैं, पहले ये वाली ट्राइंगल ले लिया ओ ए बी, उसका देखें ए बी डिस्टेंस, ये ए बी है, ए बी ओवर ओ ए या ओ बी, जो मर्ज़ी लिख लें, एक ही बात है, ओ ए ओ बी के इक्वल है। तो ए बी ओवर ओ ए किसके इक्वल होगा जी, ये ऊपर वाली ट्राइंगल पे गौर करें, ये जो है ये हमारे पास क्या होगा जी, क्यू आर डिवाइडेड बाय पी क्यू, या हम ये कह सकते हैं क्यू आर डिवाइडेड बाय पी आर, जो मर्ज़ी लिख लें। तो इनकी जो साइड्स की रेशो हैं ये एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो यही चीज़ हमने लिखी है कि ए बी ओवर ओ बी इज़ इक्वल टू क्यू आर ओवर पी आर। अब ए बी जो है वो हमारा क्या है, ए बी वैसे का वैसे हमने लिया है, जो ओ ए ओ बी है वो किसके इक्वल है, आर के इक्वल। जो क्यू आर है ये किसके इक्वल है, डेल्टा वी के इक्वल। यहाँ देखें ये इस पे गौर करें जी, ये क्यू आर किसके इक्वल है, डेल्टा वी के। तो एक तरफ ये डेल्टा वी है और ओवर ये वी वन है, तो इसकी जो मैग्नीट्यूड है इसको हमने वी नाम दिया। तो क्या आ जाएगा, डेल्टा वी ओवर वी जी, ये हमारे पास आ गया जी। देखें डेल्टा वी ओवर वी, ये डेल्टा वी ओवर वी और इक्वल टू क्या है, ए बी ओवर आर। अब यहाँ से हम क्या करें, टाइम अगर ज़ीरो को अप्रोच कर रहा हो तो पॉइंट बी इज़ वेरी क्लोज टू ए, देन लेंथ ऑफ आर्क ए बी नियरली इक्वल टू लाइन ए बी। ये मैंने पहले बात आपको की है, शुरू में बात हमारी हो गई, क्या हो गई कि ये टाइम ज़ीरो को अप्रोच करेगा, शार्ट होगा, तो ये बी पॉइंट ऑलमोस्ट ए के करीब आ जाएगा, V1 V2 से एक ट्राइंगल बन जाएगी जो हमने ऊपर बनाई है। और ये जो आर्क लेंथ ए बी है ये इस लाइन, ये जो ब्लैक लाइन है इस लाइन ए बी के इक्वल होगी, तो तब जाके ये ट्राइंगल बनेगी। अगर ये आर्क लेंथ होगी तो आर्क है, तो फिर तो ये ट्राइंगल ए ओ बी, फिर तो ये ट्राइंगल नहीं बनेगी, क्योंकि ट्राइंगल इस तरह से कोई कर्व लाइन या कोन शेप में थोड़ी ना होती है। तो इसीलिए हमने कहा कि टाइम वेरी शार्ट है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। जब इक्वल हैं तो ये हमारे पास डेल्टा वी ओवर वी इज़ इक्वल टू एस ओवर आर। अब हमने ए बी को किससे रिप्लेस कर दिया है, एस से, क्योंकि वो आर्क लेंथ और लाइन ऑफ ए बी लाइन उसकी लेंथ ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो डेल्टा वी आ जाएगा, डेल्टा वी ओवर वी इज़ इक्वल टू एस ओवर आर, यहाँ से डेल्टा वी आ जाएगा एस वी ओवर आर, ये वी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखें स्टूडेंट्स, हमारा ये काम ख़त्म हो गया। हमने दो काम करने थे, डेल्टा टी की वैल्यू जो शुरू में हमने फाइंड कर ली, दूसरी हमने डेल्टा वी की वैल्यू फाइंड करनी थी जो ये फाइंड हो गई है। अब इसी डेल्टा वी की वैल्यू उसी इक्वेशन 2 में हम पुट कर देंगे जो एक्सेलरेशन वाली है। तो ए एक्सेलरेशन ए इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा वी एस
वी आर, ये एस वी ओवर आर, ये हमने पुट कर दिया एस वी ओवर आर, और वी पहले था इसके साथ एस, नीचे एस भी फिर रहा था पहले ही। तो ये वही फैक्टर्स हैं। अब इसमें देखें, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एस जो है ये इस एस से कैंसिल हो जाएगा, ये वी है, ये वी है, वी वी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा वी स्केयर। तो ए हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा वी स्केयर ओवर और। तो इसी तरह से, इस तरह से हमारे पास ये क्या हो जाएगा जी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का रिलेशन आ गया कि हमने दो काम किए, एक ये डेल्टा एस की वैल्यू हमने फाइंड की है, और ऊपर देखें हमने किसकी वैल्यू फाइंड की है, डेल्टा टी की वैल्यू। तो डेल्टा टी की वैल्यू हमने जो फाइंड किया है वो ये है एस ओवर वी। तो डेल्टा टी की वैल्यू फाइंड हुई और डेल्टा वी की वैल्यू अब हमने फाइंड कर लिया है, इन दोनों वैल्यूज़ को पुट किया है तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड रिलेशन आ गया है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। तो ये किसके इक्वल होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ए इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर, वेयर ए इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एज दिस एक्सेलरेशन इज कॉज्ड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। जी, इस एक्सेलरेशन को किसने पैदा किया है, सेंट्रीपिटल फोर्स ने। इस एक्सेलरेशन को, जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो एट एवरी इंस्टेंट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, सो इट इज़ कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यही रिलेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा वी स्केयर ओवर आर। तो देखें बच्चों, ये चीज़ आपने फार्मूला मैट्रिक लेवल पे पढ़ा हुआ है कि ए सी इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर। आज हमने क्या किया, उसको प्रूव किया है, ठीक है। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का आ गया। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं। क्या है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कल टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कि इसकी जो डायरेक्शन है टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है, और इसी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब उसकी डायरेक्शंस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की हम देखें, सिंस पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू ओ ए, ये मैंने पहले कहा पी क्यू क्या है, टेंजेंट है, और ओ ए क्या है, रेडियस है। तो टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। पी आर इज़ परपेंडिकुलर टू ओ बी जी, सो क्यू आर इज़ पैरेलल टू दी परपेंडिकुलर बाईसेक्टर ऑफ ए बी। कि जो ए बी है उसका जो परपेंडिकुलर बाईसेक्टर होगा, मतलब परपेंडिकुलर बाईसेक्टर से मुराद जो लाइन ए बी को परपेंडिकुलरली बाईसेक्ट करेगी, इसके जो परपेंडिकुलर बाईसेक्ट करेगी उसके पर पैरेलल जो है ये एक्सेलरेशन जो है ये होगा, या क्यू आर ये हमारा होगा। ये हम कह रहे हैं कि ये जो क्यू आर है ये पैरेलल टू होगा परपेंडिकुलर बाईसेक्टर ऑफ ए बी, के जो ए बी है उसका परपेंडिकुलर जो हम ड्रॉ करेंगे बाईसेक्टर, तो ये क्यू आर उसके पैरेलल होगा, ठीक है। तो ये इससे फिर हमने आगे क्या कहा, एक्सेलरेशन इज पैरेलल टू डेल्टा वी व्हेन ए बी अप्रोचेस टू जीरो, सो डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज along the radius toward the center of the circle। कि इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, कि along the radius, और रेडियस के along वो भी toward the center of the circle। तो हमने ये पहले ही बात कर दी थी कि पीछे जो आपने पढ़ा है कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ये सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन में होता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स चूँकि टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल होती है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी हमारे पास क्या होता है, टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए एक्सप्रेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए। अब एफ की बजाय कौन सी फोर्स हम यहाँ ले रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो एफ सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम ए सी। एम यहाँ पे क्या है, मास ऑफ दैट पार्टिकल, मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, एंड ए सी इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अगर आप मास और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगी। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए सी किसके इक्वल है, वी स्क्वायर ओवर आर, क्योंकि ऊपर यही जो हमने रिलेशन फाइंड किया है, इस एक्सेलरेशन को किसने फाइंड किया है, सेंट्रीपिटल फोर्स ने। सो दिस इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इसी की वैल्यू हमने देखे नीचे पुट कर दी है। तो एम ए सी, तो एफ सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम ए सी जो है वो वी स्क्वायर ओवर आर।
तो एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो यही रिलेशन आपने पढ़ा था ना बच्चों कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो एम वी स्क्वायर ओवर आर के इक्वल होती है। तो देखिए मैट्रिक में आप ये पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। आज हमने इसको यहाँ पे डिराइव किया है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है एम वी स्क्वायर ओवर आर के इक्वल होती है। अच्छा, अगर इन्हीं इक्वेशंस को यहाँ पे देखें, जो एक्सेलरेशन है v लीनियर वेलोसिटी है, सेंट्रीपिटल फोर्स है यहाँ v लीनियर वेलोसिटी है, तो ये जो दो इक्वेशंस हैं, ये दो इक्वेशंस ये इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी हैं। अगर आपने इसको इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी लिखना हो तो ये इक्वेशंस चेंज हो जाएंगी। अब एंगुलर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन कल हमने पढ़ा है, क्या होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट करें, v की जगह आर ओमेगा, उसका फिर स्केयर लें तो आर स्केयर ओमेगा स्केयर डिवाइडेड बाय आर, एक आर कैंसिल हो जाएगा तो एम आर ओमेगा स्केयर हो जाएगा। तो ये क्या है, ये रिलेशन इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है, और ये क्या है इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी है सेंट्रीपिटल फोर्स का। सिमिलरली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एज ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, आर ओमेगा, क्योंकि वी स्केयर ओवर आर है, वी की जगह आर ओमेगा पुट करें, आर स्केयर ओमेगा स्केयर आएगा डिवाइडेड बाय आर, तो एक आर कैंसिल हो जाएगा, ये आर जो है इसको क्या कर देगा, एक को कैंसिल कर देगा, तो ए सी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्केयर। तो ये हमारे पास ये रिक्वायर्ड रिलेशन है जो हमने फाइंड करने थे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, कि वी स्केयर ओवर आर होता है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का ये क्या है, एम वी स्केयर ओवर आर है। ये क्या है जी, ये दोनों रिलेशन, ये एफ सी और ये ए सी, ये इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी हैं, और ये क्या है इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ए सी एज वेल एज एफ सी। अब आगे देखें, यूनिट की बात करते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स का यूनिट भी न्यूटन होता है, फोर्स कोई भी हो यूनिट न्यूटन रहेगा, ठीक है जी। उसके बाद है डायमेंशंस। डायमेंशंस अगर हम लें तो एफ इज़ इक्वल टू एम ए होता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स एम के लिए ए हो जाएगा, और सॉरी कैपिटल एम हो जाएगा मास के लिए, और एल टी माइनस टू ये एक्सेलरेशंस की आ जाएंगी डायमेंशन। देखें इसको आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं, एम के लिए कैपिटल एम आ जाएगा, वी जो है ये एल स्केयर टी माइनस टू आएगा डिवाइडेड बाय एल, तो एक एल उससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, एल टी माइनस टू। तो यहाँ से आप इसकी डायमेंशंस लेंगे तो m के लिए मास है कैपिटल M आ जाएगा, v जो है ये एल टी माइनस वन है, जब उसका स्केयर करेंगे तो एल स्केयर टी माइनस टू, पावर की पावर जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होती है, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा एल स्केयर टी माइनस टू डिवाइडेड बाय आर की जो डायमेंशन है ये एल आ जाएगा, एल से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारी आ जाएंगी डायमेंशन इसकी एम एल स्केयर टी माइनस टू, और अगर एक्सेलरेशंस का देखेंगे तो वो आ जाएंगी एल टी माइनस टू, इसमें मास नहीं आएगा, ठीक है। ये डायरेक्शंस की अगर हम ओवरऑल बात करें तो क्या है, द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एज वेल एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज़ टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इन दोनों की जो डायरेक्शंस होती है वो कहाँ होती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो देखें इसके साथ ही हमारा आज का ये जो लेसन है ये ओवर हो गया। अब हमने जो आज पढ़ा है उसको अब हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि सबसे पहले देखें हमने क्या पढ़ा है। सबसे पहले आप देखें हमने डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, कि ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी के स्ट्रेट पाथ को कर्व्ड पाथ में चेंज कर दे, बेंड कर दे, उसे क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर हमने सेंट्रीपिटल फोर्स को एक्सप्लेन किया है, उसकी एग्जांपल्स पढ़ी हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स को हम अर्थ की रोटेशन में देखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जब सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स है। फिर हमने ये देखा है कि अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही हो और सेंट्रीपिटल फोर्स हम जो उसको प्रोवाइड कर रहे हैं अगर हम उसको ख़त्म कर दें तो वो बॉडी क्या होगी, टेंजेंट टू दी सर्कल जाएगी इस ए बी पाथ पे। उसके बाद फिर हमने इसके लिए रिलेशन फाइंड किया है सेंट्रीपिटल फोर्स का। उसके लिए हमने देखें ये डायग्राम सपोज कर लिया है कि वेरी शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ टाइम होगा तो दो ट्रायंगल्स बनेगी, एक ट्रायंगल ए ओ बी बनेगी, दूसरी ट्रायंगल इस V1 V2 से हमने बनाई है। तो टाइम जब वेरी शॉर्ट होगा तो ये आर्क लेंथ ए बी डिस्टेंस के इक्वल होगी, तो ये एक ट्रायंगल बनेगी और एक ये ट्रायंगल्स बनेगी। इन दो ट्रायंगल्स को देखें हमने जो है वो कंसीडर किया है। तो इन दो ट्रायंगल से हमारे पास
एक AOB ट्राइंगल्स और दूसरी ट्राइंगल्स हमारे पास ये है। ये सारा हमने क्यों किया है? क्योंकि हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना था और एक्सेलरेशन जो है वो डेल्टा V ओवर डेल्टा T है। तो डेल्टा T की वैल्यू हमने फाइंड की है, डेल्टा T की वैल्यू आ गई है S ओवर V, और आगे डेल्टा V की वैल्यू फाइंड करने के लिए दो ट्राइंगल्स ली हैं, उनकी दो साइड्स इक्वल हैं। इन ट्राइंगल्स को आइसोसेल्स ट्राइंगल्स कहा हमने। फिर इनकी साइड्स की हमने रेशो ली, इनकी दो साइड्स की जो रेशो है एक दूसरे के इक्वल है। इस रेशो से हमारे पास ये डेल्टा वी की वैल्यू आ गई। तो डेल्टा टी और डेल्टा टी की वैल्यू फाइंड की, फिर हमने यहाँ पे इक्वेशन में पुट की, तो ये ए इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, ये रिक्वायर्ड रिलेशन आ गया। फिर सेंट्रीपिटल फोर्स का फाइंड करना था, तो एफ इज़ इक्वल टू एम ए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, उसमें एफ सी है तो ए सी वैल्यूज़ पुट किया, तो ये रिक्वायर्ड रिलेशन आ गया एफ सी इज़ इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। और फिर हमने डायरेक्शंस की बात की तो दोनों की डायरेक्शंस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल है। और फिर एंगुलर वेलोसिटी की टर्म में हमने लिखा है, तो ये एफ सी एम आर ओमेगा स्क्वायर है, और ए सी जो है ये किसके इक्वल है? आर ओमेगा स्क्वायर, ये एंगुलर की टर्म में है। तो ये आज फिर हमने इनकी डायमेंशंस देखी हैं। तो ये हमारा आज का सेशन जो है, लेक्चर जो है ये कंप्लीट हुआ है। इसमें आज कुछ मैंने MCQs एक बुक से लिए गए हैं, ये पुराने बोर्ड पैटर्न से हैं कि बोर्ड में ये जो MCQs आ चुके हैं, मतलब बहुत ही आसान है, जो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, कुछ उससे रिलेटेड हैं। जो लेक्चर्स हमने पढ़े हैं ये उससे रिकॉल हो जाएंगे। देखें, पहला जो है हमारे पास ये MCQs है कि all points on a rigid body rotating about a fixed axis do not have the same। ये देखें, कल जो हमारा लेक्चर था उसके आखिरी दो पॉइंट मैंने लिखवाया था नोट। उस नोट में ये बात आई थी कि अगर रिजिड बॉडी है उसके ऊपर जितने पॉइंट्स होंगे उनकी एंगुलर स्पीड, एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये सारे सेम होंगे। लेकिन अगर उसकी लीनियर की बात करते हैं, रोटेटिंग बॉडी के लीनियर पैरामीटर्स हमने कहा था वो क्या होते हैं? डिफरेंट। तो उसने कहा रोटेटिंग बॉडी अबाउट अ फिक्स डू नॉट हैव द सेम। तो सेम क्या नहीं होती? स्पीड सेम नहीं होती, एंगुलर पैरामीटर सेम होते हैं, तो लीनियर पैरामीटर्स चेंज होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? ए। तो यहाँ देखें की भी दी हुई है, ए ऑप्शन है। दूसरा देखें, विच इज़ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। ये रिलेशन दिए हुए हैं, वी इज़ इक्वल टू आर ओमेगा, और ये जो हमने पढ़ा था इसके एक्सेलरेशंस के लिए, तो v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा, ये r बाय ओमेगा है, ये है r ओमेगा, और इसी तरह से ये r बाय v है। तो ये कौन सा रिलेशन है जी? हमारे पास सी ऑप्शन। तो v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा, ये हमने कल पढ़ा था रिलेशन मैग्नीट्यूड फॉर्म में। इस तरह से कहता है अ व्हील ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करेंगे 0.50 मीटर आ जाएगा। एंगुलर स्पीड 5 रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा है, ये आर है। व्हील, अच्छा इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी? विल हैव लीनियर स्पीड इन, लीनियर स्पीड क्या होगी? वो v है, v इज़ इक्वल टू क्या है? आर ओमेगा। आर जो है 0.05 है और ओमेगा जो है 5 है। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 2.5 आंसर आ जाएगा। तो ये देखें, ये तीसरे का बी ऑप्शन। उसके बाद है व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल द एंगल बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड द एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कहाँ होती है? एक्सिस ऑफ रोटेशन में, और लीनियर वेलोसिटी जो होती है ये क्या होती है? टेंजेंट टू दी सर्कल होती है, ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे देखें इसका एंगल कितना आएगा? 90 के एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी इनके दरमियान एंगल कितना है जी? 90 डिग्री जो है, क्योंकि कल रिलेशन पढ़ा था ना, v इज़ इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। तो v और ओमेगा एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में जब आप प्लेन बनाते हैं तो प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है, तो इस वजह से ये 90 आ जाएगा। द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज़ डिटरमाइंड बाय, कल हमने पढ़ लिया था किससे डिटरमाइंड करते हैं भाई? राइट हैंड रूल से। किससे फाइंड करते हैं? राइट हैंड रूल से। अच्छा, उसके बाद देखें नेक्स्ट है अ बॉडी रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड एंड लीनियर वेलोसिटी इज़ 2 मीटर पर सेकेंड, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल आर। तो आर, वी इज़ इक्वल टू आर ओमेगा,
आर इज़ इक्वल टू क्या होगा, वी ओवर ओमेगा। तो वी और ओमेगा की वैल्यूज़ पुट कर दें, उसको सॉल्व करें, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये देखें जी 6 का ए, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे 1 बाय 1 आ जाएगा, तो ये रेडियस आ जाएगा। इफ़ अ बॉडी, ये ए ऑप्शन, इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, देखें काउंटर मीन होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की बात हमारी हुई थी कल, ठीक है। तो उसमें हमने कहा था कि ये टूवर्ड्स दी सेंटर नहीं होती, अवे फ्रॉम सेंटर नहीं होती, अलोंग दी लीनियर बॉडी वेलोसिटी ये भी नहीं होती, कहाँ होती है, परपेंडिकुलर टू बोथ रेडियस एंड लीनियर वेलोसिटी, कि इसकी जो डायरेक्शन होती है ये रेडियस और उसके परपेंडिकुलर होती है, तो इसलिए ये क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। इसी तरह देखें कितने आसान एमसीक्यूज़ आते हैं बोर्ड में, अगर आपने जो लेक्चर्स हैं उनको गौर से सुना है, पढ़ा है, तो देखें ये प्रीवियस पेपर आ चुके हैं 2017 में, देखें किस बोर्ड में आया है, साथ रेफरेंस भी दिया हुआ है कि मुल्तान बोर्ड, लाहौर बोर्ड, तो कहाँ कहाँ ये एमसीक्यूज़ आते रहे हैं। तो ये कल जो हमने 2 लेक्चर्स हमारे गुजरे हैं ये सारी उससे रिलेटेड बातें हैं, तो इसलिए आप जो है अगर बातें रिकॉल कर लें तो फिर एमसीक्यूज़ सॉल्व करना मसला नहीं होता। बाज़ बात अगर हम चीज़ों को जब याद कर रहे होते हैं तो उसको हम जो की पॉइंट्स होते हैं उनको जहन में नहीं रखते, हम टीचर्स जो हैं वो बता देते हैं कि नोट की फॉर्म में या इम्पॉर्टेंट पॉइंट की फॉर्म में हम कह देते हैं कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, तो वो चीज़ अगर आपको जहन में हो तो फिर एमसीक्यू सॉल्व करना बच्चों मसला नहीं है, ठीक है। इसी तरह से देखें एक और बोर्ड है उसके अंदर ये आए हुए हैं, आप देखें ये सरगोदा बोर्ड का उसने रेफरेंस दिया हुआ है, लाहौर बोर्ड के अंदर देखें दिया हुआ है द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज़ आल्सो कॉल्ड, ये अभी हमने पढ़ा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को ये रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये अलोंग दी रेडियस होता है, तो रेडियस की वजह से इसको रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को। उसके बाद है ऑप्शन बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा और एंगुलर एक्सेलरेशन भी नहीं हो सकता, रोटेशनल एक्सेलरेशन भी नहीं है, रोटेशनल एक्सेलरेशन या ये तो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, तो लिहाजा ये रेडियल एक्सेलरेशन। नेक्स्ट देखें, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी परफॉर्म्स नो वर्क, हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क नहीं करती, क्यों नहीं करती जी, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसके लिए ज़रा आप थोड़ा सा एक लम्हे के लिए वापस आ जाएं, जो हमारा आज का लेक्चर था उसमें एक बात आप जहन में रखें कि सेंट्रीपिटल फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी डायरेक्शंस क्या होती हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़, ये देखें ये सेंट्रीपिटल फोर्स है और इस पे आप टेंजेंट ड्रॉ करें, तो वेलोसिटी चूँकि टेंजेंट टू दी सर्कल होती है, तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होती है वही डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की होती है, तो टेंजेंट और रेडियस के दरमियान 90 डिग्री एंगल होता है, इस वजह से जो वर्क डन है वो ज़ीरो होगा, कि सेंट्रीपिटल फोर्स ये होगी अलोंग दी रेडियस, मीन ओ बी जो है, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स की यहाँ हम डायरेक्शन शो करें तो ये होती सेंटर ऑफ सर्कल, और वेलोसिटी देखें ये है किसी भी पॉइंट पे देखें, अब ये वेलोसिटी है, जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की होगी, ये डिस्प्लेसमेंट है और सेंटर ऑफ सर्कल ये फोर्स है, तो इसका 90 डिग्री एंगल होगा तो वर्क डन ज़ीरो होगा, तो इसीलिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसका वर्क डन ज़ीरो होता है, नो वर्क इज़ डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, ओनली पाथ डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, क्या है बच्चों, पाथ डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, कि स्ट्रेट पाथ को कर्व्ड पाथ में चेंज करती है, बेंड करती है, इसका कोई वर्क डन नहीं होता, नो वर्क इज़ डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर है इन एंगुलर मोशन, नेक्स्ट दिस सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी इज़, इन एंगुलर मोशन एफ सी अभी हमने पढ़ा है किसके इक्वल है, एम आर ओमेगा स्केयर, ये एम आर ओमेगा स्केयर एंगुलर की फॉर्म है, ये सी देखें 4 का सी, अब ये ऑप्शन आ जाएगा, 3 एमसीक्यूज़ है, तीसरा एमसीक्यूज़ है तो उसका ये सी ऑप्शन आ जाएगा, 3 का सी क्या है, एम आर ओमेगा स्केयर। देखें अगर आपने अभी ये मेरी बातें सुनी हैं
तो मैंने जहाँ ये लिखा था, ये देखें, लीनियर एक्सेलरेशन वेलोसिटी की फॉर्म में, तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में भी तो लिखा हुआ है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में क्या होती है, एम आर ओमेगा स्केयर। तो यही चीज़ देखें, उसने उठा के इसको क्या किया हुआ है, एमसीक्यूज़ बनाया हुआ है कि एंगुलर की फॉर्म में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या होगी, एम आर ओमेगा स्क्वायर, विच इज़ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन सा है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखें, ए टी वी ओवर आर नो, ए सी एस स्क्वायर ओवर आर नो, एस आर्क लेंथ है, ए सी वी स्क्वायर ओवर आर, यस, ए सी वी स्क्वायर ओवर पाई, ये तो पाई का तो कोई जिक्र ही नहीं है आज के हमारे लेक्चर में, या ए सी के अंदर या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के अंदर कहीं पे भी हमने पाई का जिक्र नहीं किया ना, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकती। ये आर्क लेंथ के रिस्पेक्ट हमने रिलेशन नहीं पढ़ा, ये नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती। तो एक ही ऑप्शन है ना, वी स्क्वायर ओवर आर, और अभी हमने इसको डिराइव भी किया है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को किसके इक्वल होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये देखें, ये रिलेशन अभी हमने पढ़ा है, ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। ठीक है, तो देखें कितने आसान आसान चीज़ें बच्चों उठा के एमसीक्यूज़ दिए होते हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर बच्चे इसके एमसीक्यू से घबराते हैं कि फ़िज़िक्स के एमसीक्यूज़ हमसे नहीं होते, कि जी वो बुक में से तो नहीं होते। अब देखें, चीज़ें वही होती हैं, उनकी किसी और फॉर्म में क्वेश्चन जो है वो कर लिया जाता है। अगर आपको उसके कॉन्सेप्ट, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म और उसकी डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं वो याद हों तो कोई इशू नहीं है। लास्ट देखें, अ बॉडी ऑफ मास 8 kg moves along a circle of radius constant speed 8 मीटर, सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी फाइंड करें। देखें, m है 8 kg, r है 4 मीटर और स्पीड है 8 मीटर पर सेकेंड। आप इसको कैलकुलेट करें, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 128। ये कैलकुलेट किया गया है, तो ये आप इसको टैली भी कर लेंगे। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर जो है ये कंप्लीट हुआ। आज थोड़ी सी हमने देखे एमसीक्यूज़ की भी प्रैक्टिस की है, कि जो हमने 3 दिन से पिछले 2 दिन जो पढ़ा और जो आज पढ़ा, इससे रिलेटेड किस तरह से एमसीक्यूज़ बोर्ड के अंदर आते हैं। तो जिस तरह से एमसीक्यूज़ आते हैं, अब इनमें देखें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं, जो चीज़ें इसमें हमने एक्स्ट्रा पढ़ी हैं उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो मतलब हट के कोई चीज़ नहीं आएगी इंशाल्लाह। जो कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, इसमें से ही आपका पेपर इंशाल्लाह आएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो ये आज का टॉपिक जो था ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, सेंट्रीपिटल फोर्स का, ये अक्सर पेपर में आता है। ठीक है, तो आज का ये हमारा लेक्चर एंड हुआ। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। आप इसको ज़रूर पढ़िएगा, याद कीजिएगा, और इंशाल्लाह फिर कल के लेक्चर्स के साथ हमारी फिर अगली होगी मीटिंग। तो अब थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन, थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।